जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने हमारा HTML का टेबल टैग था वो हमने ख़त्म कर लिया था। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है फॉर्म टैग। तो जो ये फॉर्म टैग है सबसे इम्पोर्टेंट टैग है और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसके बारे में यहाँ थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इस बॉक्स में मैं इसे बंद कर देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना, काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। तो जब भी मुझे अपने यूज़र का डेटा लेना होता है, कुछ डेटा कलेक्ट करना होता है या उससे यूज़र से इनपुट लेना होता है, मैं फॉर्म टैग का यूज़ करता हूँ। ये फॉर्म टैग हम क्या करते हैं, जो उसके अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि मेरे पास ये फॉर्म है, इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं एफ लिख देता हूँ। जितनी भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, इसे हम लेके जाते हैं अपने सर्वर पे, जो कि होता है मेरा बैकएंड में। ये है मेरा सर्वर, ठीक है, ये है बैकएंड में। और इसका काम होता है इसको यहाँ से लेके बैकएंड में भेजना। फ्रंट एंड इंजीनियर का काम है जो भी हमारा यूज़र फ्रंट एंड में इनपुट दे रहा है उसको उठा के आप पीछे वाले बैकएंड में दे दो। और जो हमारा बैकएंड इंजीनियर है, यहाँ पे बीई लिख देता हूँ मैं, बैकएंड इंजीनियर। तो जो हमारा बैकएंड इंजीनियर है वो उसे जैसे ही प्रोसेस करना चाहता है वो उसे वैसे प्रोसेस करेगा। तो इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है फॉर्म के बारे में, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। तो फॉर्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हमें देखना है, तो फॉर्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मेरा गूगल। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मेरा गूगल। हाँ, गूगल भी एक फॉर्म ही है। ये इसमें सर्च लगा रखा है हमने, सर्च इनपुट, और ये ऐसे ही काम करता है। और सेम टू सेम यूट्यूब भी एक फॉर्म टैग से बना है। जो हमारे ऊपर सर्च वाला ऑप्शन है, ये एक फॉर्म टैग से बना है। इसमें आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। तो ये भी एक फॉर्म टैग से बना है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि फॉर्म होता क्या है। और इसमें फॉर्म अगर हम देखना चाहते हैं, तो जैसे गूगल का साइन अप फॉर्म आता है जिसमें कि आप नॉर्मली यूज़र से कुछ इनपुट लेते हो, जैसे कि आपका नाम वगैरह क्या है, या फिर कोई नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन जो होती है, पासवर्ड लेना होता है ना, वो गूगल का साइन अप वाला फॉर्म और फेसबुक का साइन अप वाला फॉर्म और इंस्टाग्राम का साइन अप वाला फॉर्म। तो वो क्या होता है, फॉर्म टैग से बनता है हमारे। तो गूगल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अपनी पीडीएफ में वापस आ जाते हैं अब हम लोग। तो फॉर्म इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 2 मिनट के लिए मैं एक बार हमसे एग्जाम्पल लेता है। जैसे कि मैं अपना फायरफॉक्स खोलता हूँ और इसमें गूगल खोलता हूँ, क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्म टैग है हमारा गूगल का। अब जैसे इसमें क्या होगा, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन डाली, आप ये फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। फॉर्म टैग से जो बना होता है, जैसे कि मान लो शिवांग आर, या फिर यहाँ कुछ रेंडमली लिख दोगे। और ये करके आप जब इसे नेक्स्ट करोगे तो क्या करेगा, इस जितना भी आपने डेटा इसमें इनपुट कराई, इसे ले जाके बैकएंड में डाल देगा। जैसे कि मान लेते हैं कि अभी अभी मैं गूगल पे गया, गूगल साइन इन फॉर्म। ये मेरा गूगल का साइन इन फॉर्म है, जो कि मेरा फ्रंट एंड का पार्ट है। इसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन भरोगे, ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, ये इंफॉर्मेशन जाएगी बैकएंड में। ये इंफॉर्मेशन जाती है मेरी बैकएंड में। तो एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर का काम है, जो भी हमारा यूज़र जितना भी इनपुट दे रहा है हमारे फॉर्म में या फिर हमारे वेबसाइट में, आप उसको उठा के बैकएंड में दे दो। तो ये इसका फॉर्म का टैग का काम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, हमारे पास दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं फॉर्म के अंदर, जिसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट हमने पहले भी पढ़ा है। एक होता है मेरा एक्शन, और एक होता है मेरा मेथड। तो इसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा रिलेटेड है अंदर से। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल भी है। ये कोई इंसान है जो अपना कोई प्रोफाइल अपडेट कर रहा है, किसी वेबसाइट को हो सकता है। तो जो उसमें ये दिख रहा है, ये सब भी फॉर्म है। जब हम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करते हैं, तो ये सभी तो फॉर्म ही तो है। एक तरीके का आप यूजर से इनपुट ले रहे हो कि उसका नाम क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टाफ आईडी, ईमेल आईडी, और फिर जैसे वो सेव क्लिक पे क्लिक करेगा, चेंजेस सेव हो जाएंगे, और ये एक तरीके का फॉर्म है। वो जितनी भी उसके पास इंफॉर्मेशन होगी वो बैकेंड में डाल देगा उसे। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा फॉर्म का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्म टैग यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले फॉर्म टैग यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉर्म टैग ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। अब उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इनपुट होते हैं। जैसे कि पहले अपने फॉर्म इसमें आते हैं, और मैं एक H2 हेडिंग लूंगा और लिखूंगा फॉर्म्स इन HTML।
अगर मैं सेव करूँगा तो मैंने पहले से उसे लाइव सर्वर से खोल रखा तो आ जाएगा फॉर्म इन एचटीएमएल। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि आपको फॉर्म टैग ओपन करना है और क्लोज करना है। अभी के लिए हम एक्शन वगैरह नहीं देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं, ये थोड़ी देर में देखेंगे। अब फॉर्म के अंदर आपका डेटा आएगा। तो इसमें बात ये है कि बात समझने वाली ये है कि इसके अंदर जितना भी डेटा होगा उसका क्या होगा, बंडल बन जाएगा। जैसे कि आपने फर्स्ट नेम लिखा अपना तो उसका एक बंडल बन गया, FN फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और एक-एक करके उसका बंडल बन जाएगा। और जितना डेटा आप डालते रहोगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, ऐसे ही होते हैं वैसे नॉर्मली फॉर्म में कोई चीज़ें। तो क्या करेगा, उन सबका एक बंडल बनेगा और जितना भी उसमें बंडल में है वो सारी चीज़ एक बार में जाएगी। एक-एक करके नहीं जाती, सारी चीज़ें एक बार में जाती हैं। कहाँ जाती है, हमारे बैकएंड में। तो हमारा ऐसा कुछ तरीके का फॉर्म होता है। अब हम बात करेंगे कि हमारे अंदर इसके अंदर इनपुट्स होते हैं। तो हम एक बार पहले सारे इनपुट्स को रीड कर लेते हैं, फिर एक-एक करके देखेंगे अपने कोड में। पहला है मेरा टेक्स्ट, दूसरा है मेरा नंबर, तीसरा है मेरा ईमेल, पासवर्ड है, फाइल है, सर्च है, डेट है मेरा, रेंज है मेरे पास, सबमिट है मेरे पास और रीसेट है मेरे पास। और काफ़ी सारे इनपुट्स होते हैं वैसे, ये मैंने कुछ लिख रखे हैं यहाँ पे जो मेन है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने कोड में और यहाँ पे लिखते हैं इनपुट। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा, इनपुट टेक्स्ट एक सबसे डिफ़ॉल्ट वाला होता है और इसमें क्या होगा, ये सबसे डिफ़ॉल्ट होता है हमारा। ये जो इनपुट हमारा टैग है इसके अंदर, फॉर्म के अंदर, ये सबसे डिफ़ॉल्ट होता है। ये एक बॉक्स बना देगा और उसके अंदर आप टेक्स्ट इनपुट दे सकते हो क्योंकि उसका टाइप टेक्स्ट है। और टाइप मेरा एक एट्रीब्यूट है, टेक्स्ट मेरी एक वैल्यू है। तो अभी अगर मैं अपने वेब पेज में जाऊँगा तो मेरा कुछ ऐसा एक बॉक्स तरीके का बन गया होगा, जिसके अंदर मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। तो जैसी-जैसी मुझे डिफरेंट डिफरेंट चाहिए होंगे, मैं क्या करूँगा, इनपुट लिखूँगा और उनके आगे अपनी की यूज़ करके ऊपर-नीचे करके उन्हें सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि मैं नीचे आऊँगा, दोबारा मैं इनपुट लिखूँगा और मैं अप और डाउन की यूज़ करूँगा और मैं इनको चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे चाहिए डेट, मैं कंट्रोल+S करूँगा तो मेरे पास 2 बन गए होंगे। वहाँ जाऊँगा मैं अपने पेज में, तो एक मेरा नाम वाला है, जैसे कि मैं अपना नाम डाल देता हूँ, शिवांग डाल दिया मैंने। और दूसरा क्या है, डेट वाला बन गया, जैसे कि आज जो डेट है 8 तारीख है तो आपने कर दिया 8 तारीख। तो ये ऐसे कुछ वर्क करता है। तो अब एक बार हम डिफरेंट देख लेते हैं कि इसमें कौन-कौन से हैं। ईमेल है, नंबर है, तो डिफरेंट टाइप्स के मेरे पास इनपुट होते हैं मेरे फॉर्म टैग के अंदर। इनपुट में मेरे पास एक ईमेल है, मेरे पास क्या है, इनपुट में ईमेल है, नंबर नहीं लिया मैंने, ओके। इनपुट और नंबर है मेरे पास। पासवर्ड, पासवर्ड अच्छा लिया नहीं मैंने, पासवर्ड ले लेते हैं, फाइल ले लेते हैं। इनपुट और मेरा पासवर्ड, और क्या था, पासवर्ड फाइल था एक, पासवर्ड था, फाइल था, और क्या था, सर्च, इनपुट और सर्च कहाँ गया, ये रहा सर्च। डेट मैंने पहले ले लिया है, रेंज है, इनपुट रेंज कहाँ गया, रेंज, रेंज। मैं इसे सेव करता हूँ। अब अगर मैं उधर आऊँगा तो क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है तो सब एक ही लाइन में आ जाएंगे, जैसे कि ये आ रहे हैं, तो मैं हर किसी के नीचे BR दे देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा वो ठीक से दिखे। कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे सब कुछ दिख रहे हैं डेट वाले को छोड़ के, ऑफ कोर्स। हाँ, तो मैंने अब सब तरीके के ले लिए अपने पास, जो मेरे इनपुट हैं। तो अब समझते हैं कि मेरे पास कैसे-कैसे डिफरेंट टाइप के इनपुट्स हैं। तो सबसे पहले मैंने बता दिया लेने कैसे इनपुट, आपको इनपुट लिखना है और एरो की का यूज़ करके, जो आपके VS कोड के शॉर्टकट्स होते हैं उनका यूज़ करके आपको डिफरेंट टाइप के ये
इनपुट करवाने हैं। सबसे पहला टेक्स्ट है, तो इसमें क्या होगा, एक बॉक्स बन जाएगा जिसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हो। इसका आउटपुट ये होगा। दूसरा वाला डेट क्या है, उसमें एक अभी हमने देखा था पहले, एक ऐसा बन जाएगा पतली सी लाइन टाइप, उसमें डेट लिखी होगी और उसमें अगर आप क्लिक करोगे तो कैलेंडर टाइप बन जाता है वो पूरा, तो आप उसमें डेट सेलेक्ट कर सकते हो। ईमेल भी सेम काम करता है, जैसा मेरा इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है, एक बॉक्स बन जाएगा उसके अंदर आप ईमेल लिख सकते हो। अब जो खास बात है नंबर वाले में क्या आप सिर्फ नंबर लिख सकते हो। उसमें भी ऐसी एक बॉक्स टाइप बनेगा, लेकिन उसमें क्या आप सिर्फ नंबर लिख सकते हो। और पासवर्ड वाले में क्या आप जो भी लिखोगे वो ब्लैक डॉट बन जाएंगे अपने आप, जैसे हम लिखते हैं पासवर्ड कहीं भी अपना गूगल वगैरह में। तो उसमें भी ऐसे इनपुट बॉक्स बनेगा और उसमें पासवर्ड में वो डॉट डॉट बने लग जाएंगे। फाइल वाले में क्या होगा, उसमें एक बटन टाइप बन जाएगा, जैसे उसमें क्लिक करोगे आपकी वो फाइल फोल्डर खोल देगा आपके कंप्यूटर का। और ये सर्च वाला जैसे गूगल का सर्च काम करता है वैसे सेम टू सेम काम करेगा। और रेंज वाले में क्या होगा, उसमें एक रेंज की तरह एक्ट करेगा, ऐसे डॉट बन जाएगा और फिर आप रेंज उसके आगे पीछे कर सकते हो, यहाँ 0 होता है और यहाँ 100। अब हम आके एक बार अपने वेब पेज में देखते हैं कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट बने हैं हमारे पास। सबसे पहला नेम वाला है, तो ये इसमें आप कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो, जैसे नेम शिवांग लिख दिया। और दूसरा जो डेट वाला है, उसमें आप कोई भी डेट लिख सकते हो, जैसे जैसे कैलेंडर, जैसे उस पर क्लिक करूंगा एक कैलेंडर टाइप बन जाएगा और कोई भी आप डेट उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। और तीसरा कौन सा था, तीसरा है मेरा ईमेल। तो ईमेल मान लेते हैं, मैं ऐसे लिख लेता हूँ रेंडमली, shiwang@gmail.com, तो उसमें आप ईमेल लिख सकते हो। फिर चौथा आपका पासवर्ड है, तो पासवर्ड में क्या होगा, आप जो भी लिखोगे वो अच्छा, नंबर है आई थिंक, नंबर है, हाँ नंबर है। तो अभी हमारे पास ये नंबर है, तो इसमें क्या है, सिर्फ आप नंबर लिख सकते हो। इसमें आप अगर अपने कीबोर्ड में मैं जो लेटर्स हैं उन पर क्लिक करूँगा तो ये क्लिक नहीं होंगे, क्योंकि ये सिर्फ इनपुट लेता है, सिर्फ नंबर। फिर उसके बाद है हमारे पास पासवर्ड, तो पासवर्ड में क्या होगा, मैं इसके अंदर जो भी लिखूंगा वो ब्लैक डॉट बन जाएगा। जैसे मैं कुछ लिखना शुरू करता हूँ, इसके अंदर कुछ लिखना शुरू करता हूँ, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, वो ब्लैक डॉट बन जाएगा इस तरीके से। फिर जो फाइल चूज वाला है मेरा, ये वाला इनपुट टाइप जिसमें फाइल है, तो उसमें क्या होता है कि मेरे पास एक बटन बनता है जिसमें लिखा था चूज फाइल, और जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगा मेरे कंप्यूटर की वो खोल देगा। यहाँ से कोई आप कोई भी फाइल डाल सकते हो, जैसे कि मैं वाली वीडियो डाल देता हूँ, तो यहाँ पे वो वीडियो आ जाएगी। और फिर है मेरा सर्च वाला क्या है कि आपको अगर कुछ भी सर्च करवाना है, जैसे गूगल का सर्च वाला काम करता है या फिर यूट्यूब का, आप अगर यहाँ कुछ लिखोगे शिवांग लिख के एंटर मार दोगे तो चीज़ सर्च हो जाएगी। और ये रेंज वाला इसमें क्या है, 0 से होती है और 100 तक होती है, और इसमें आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हो कि कितनी रेंज है। ठीक है, तो हमारे पास इतने हमारे तरीके के छोटे मोटे कॉमन से इनपुट टाइप्स हैं हमारे, जो कि हमने सब देख लिए। अब हम बात करते हैं, हमारे पास अब दो बड़े इंपॉर्टेंट इनपुट होते हैं, इनको मैं, एक होता है मेरा सबमिट, जिससे कि ऑफ कोर्स आपका डेटा सबमिट होगा, इनपुट और सबमिट कहाँ गया, ये रहा मेरा सबमिट, यार दे देता हूँ। और एक मेरा इनपुट है रीसेट, कहाँ गया रीसेट, ये रहा। ठीक है, तो मेरे पास अभी दो इनपुट है, ये क्या करते हैं, ये बटन बन जाते हैं। इनपुट टाइप सबमिट क्या होता है, एक बटन, और इनपुट टाइप रीसेट एक बटन होता है, और उसके अंदर वैल्यू के अंदर कि उस बटन का नाम क्या होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सबमिट, और जो नीचे रीसेट वाला है इसमें लिख देता हूँ रीसेट। अब अगर अपने वेब पेज में मैं जाऊँगा तो मेरे पास दो बटन और बन जाएंगे, एक सबमिट बन जाएगा और एक रीसेट बन जाएगा। अगर मैं इसमें इंफॉर्मेशन दोबारा डाल दूँ तो हम दोबारा देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। ओके, नंबर वाला है। ठीक है, तो अब सबमिट में अगर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, ये जितना भी डेटा मैंने इनपुट करा है, ये सारा डेटा उठ के कहाँ चले जाएगा, मेरा बैकएंड में चले जाएगा। जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा, ओके @gmail.com लगा देते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, डेटा उठ के कहाँ चलेगा, मेरा बैकएंड में चले जाएगा। और रीसेट वाले में क्या होता है, वो जितनी भी आप इनपुट डालोगे वो रीसेट कर देगा उनको अगेन से। जैसे कि मैं अभी कुछ इनपुट डाल देता हूँ,
अब जैसे ही मैं रीसेट पे क्लिक करूँगा उनको पहले की तरह कर देगा, मतलब डिफ़ॉल्ट। तो ये मेरे इनपुट होते हैं और ये मेरे रीसेट होते हैं। अब इससे पहले हम आगे हम बात करें, हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टैग की बात करेंगे, जो कि होता है मेरा लेबल। जो कि होता है मेरा लेबल टैग। लेबल टैग क्या करता है? किसी भी इनपुट बॉक्स को आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक नेम वाला इनपुट टैग है जिसमें कि मैं नेम डाल सकता हूँ। ठीक है, ये नेम। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। मान लो कि मेरे पास एक और इनपुट है, इनपुट बॉक्स है, उसके अंदर भी आप कुछ टैग्स डाल सकते हो। तो इनको डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिफाई करने के लिए होना चाहिए मेरे पास कुछ। वैसे तो हम क्लास और आईडी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं करते, हम यूज़ करते हैं लेबल। लेबल लेबल टैग होता है हमारे पास, जो कि कुछ ऐसा दिखता है लेबल। इसको हम एक बार यूज़ करके देखते हैं अपने में। लेबल, और इसके अंदर आप देख सकते हो, जैसे कि मैं पहला लिखता हूँ नेम। अब तो यहाँ पे क्या होगा, इसका टेक्स्ट बन जाएगा। ठीक है ना, देखो इसका टेक्स्ट बन गया और उसके आगे इसका इनपुट बॉक्स है। अगर नेम का क्या है, नेम किसके लिए है? इसके लिए। ऐसी डेट के लिए भी हो सकता है एक। मैं एक और डेट के लिए डाल देता हूँ, लेबल और डेट। देखो मेरा डेट के लिए बन गया कि डेट का ये है और इसका इनपुट आगे ये है। मतलब क्या होता है, किसी भी इनपुट बॉक्स का कि उसमें क्या इंफॉर्मेशन आएगी, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास लेबल टैग होता है। जैसे कि नॉर्मली हमारे पास, अगर मैं दोबारा से गूगल खोलूँ, ओके गूगल में नहीं है, हाँ ठीक है, जो ये ईमेल और फ़ोन नंबर है ना, ये इसका इनपुट बॉक्स है कि इस इनपुट बॉक्स में क्या आएगा। तो यही हमारा लेबल टैग होता है, बताता है वो कि डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी। तो आई थिंक इसको मैं हर जगह कर ही लेता हूँ। डेट, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ईमेल, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फ़ोन नंबर, क्योंकि वो नंबर वाला है, और यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे फाइल, और यहाँ पे सर्च, और यहाँ पे रेंज। सेव करूँगा तो जितने भी मैंने टेक्स्ट लिखे हैं वो सारे टेक्स्ट मेरे यहाँ पे भी आ जाएंगे। ये देखो, नेम के आगे ये, डेट के आगे ये, ईमेल के आगे ये, फ़ोन नंबर के आगे ये, पासवर्ड के आगे ये है मेरा, फाइल के आगे मेरा ये है। तो ठीक है, ऐसा लेबल टाइप बन जाता है उनका, हर किसी इनपुट बॉक्स का, कि उनके आगे क्या इन्फॉर्मेशन आनी है। अब अब हम बात करते हैं कि हमारे पास थोड़ा इसको मैं, अब थोड़ा देखने में ठीक लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे नेम है और उसका नीचे इनपुट टाइप है, यहाँ पे लेबल डेट है, फिर उसका इनपुट टाइप है। मैंने बस थोड़ी सी स्पेसिंग दे दी। तो अब हमें क्या डिस्कस करना है, हाँ, तो अब हम दो बातें और डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी इनपुट टाइप में हमारे पास दो चीज़ें पहले से आती हैं। एक है मेरा नेम और एक है मेरा आईडी। ठीक है, तो आईडी तो हमने पहले ही पढ़ा है, किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास आईडी होता है। लेकिन इसमें एक और नेम होता है। ठीक है ना, नेम जो होता है वो उस इनपुट बॉक्स के लिए होता है। जैसे कि इनपुट बॉक्स डेट वाले को कि इसके अंदर क्या डेटा आ रहा है क्या डेटा नहीं आ रहा है, उसके लिए नेम है मेरे पास। ठीक है, तो उसमें मैं लिख देता हूँ डेट। और जैसे इस वाले में मैं नीचे आता हूँ, हाँ, इसमें नेम में लिख देता हूँ ईमेल, या सिर्फ मेल लिख देता हूँ, या फिर जो भी लिख सकते हैं हम, नेम। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो मेरा इसके अंदर पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर मेरी क्या इन्फॉर्मेशन गई है, वो मेरे बैकएंड इंजन को कैसे पता चलेगी? कि नेम से पता चलेगी। तो नेम देना भी हर उसमें ज़रूरी है। जैसे कि कोई नेम टेक्स्ट वाला मान लेते हैं, ये मेरा इनपुट बॉक्स है और इसके अंदर मैंने लिखा शिवांग। ठीक है, वैसे मेरे पास आईडी होता है, लेकिन आईडी क्या करता है, पूरे एलिमेंट को आइडेंटिफाई करता है यूनिकली। ठीक है, ये क्या करेगा, इसके अंदर जो डेटा भरा गया है उसको देखेगा। जैसे नेम, इसके अंदर डेट है, तो जैसे ये जो मेरा बैकएंड इंजीनियर को इसको एक्सेस करना होगा इसके अंदर क्या है, तो जैसे ही डेट लिखेगा,
ओके, डेट के अंदर डेट आती है, मैंने गलती से टेक्स्ट लिख दिया, बट जो भी है, मान लेते हैं कि इसके अंदर नेम है। तो इसके अंदर जो भी नेम है, उसको पाने के लिए जो मेरा बैकएंड इंजीनियर है वो इसका नेम का यूज़ करेगा, और नेम के अंदर क्या लिखा है, डेट, तो उसे उसके अंदर जो भी इनपुट है वो मिल जाएगा उसे। तो मेरे पास नेम होता है, मेरे पास आईडी होता है, एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट और आईडी एट्रीब्यूट। तो ऐसे ही मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं, सबको मैं दे देता हूँ। जैसे कि इसमें फ़ोन नंबर है, तो पूरा नहीं लिखूंगा, इसमें लिखूंगा पी नंबर। और ऐसे ही मैं पासवर्ड वाले में लिखूंगा पास। फाइल वाले में मैं सिर्फ लिखूंगा, अच्छा फाइल लिख देता हूँ पूरा। सर्च वाले में मैं लिख देता हूँ सर्च, और रेंज वाले में लिख देता हूँ रेंज। ठीक है, तो उसमें अगर वेब पेज में जाऊँगा तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि उनको इंटरनली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है मेरा जो नेम होता है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं नेम के आगे की। तो हमने नेम भी पढ़ लिया, आईडी हमने पता ही थी पहले से, नेम और आईडी यहाँ पे ख़त्म हो गए। अब हम दोबारा से आते हैं अपने टैग, ऊपर वाली हमने 2 चीज़ें छोड़ी थी, एक था मेरा एक्शन और एक था मेरा मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्शन की। तो एक्शन मेरा एक एट्रीब्यूट होता है फॉर्म टैग में, जो कि फॉर्म टैग को जहाँ ओपन होता है, जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे लगते हैं दोनों ही, दोनों के दोनों, एक्शन और मेथड। तो एक्शन में क्या होता है कि ये जो आप डेटा दे रहे हो वो कहाँ जाके सबमिट होगा, आपको वो बताना पड़ता है। तो मैं अपने इसमें आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एक्शन। ठीक है, ये मेरा ओपनिंग टैग है। यहाँ पे मैं आता हूँ और लिखता हूँ एक्शन। मान लेते हैं कि मेरा नोड जेएस का सर्वर है, तो मैं लिख देता हूँ नोड जेएस, नोड डॉट जेएस। अब ये करेगा जितना भी इसके अंदर इनपुट जा रहा है, ठीक है ना, ये मेरा नेम वगैरह जितना भी है, इस सबको उठा के कौन सी फाइल में डाल देगा, बैकएंड की, जो नोड डॉट जेएस नाम से है। और फिर जो जैसे मेरे बैकएंड इंजीनियर को जो मेरा होगा, उसे जैसे भी डेटा ट्रांसफर करना है या जैसे ट्रीट करना है, वो उसे वैसे ट्रीट करेगा। इसका एक्शन का काम क्या है कि जितना भी आपने डेटा भरा है अपने फॉर्म में, उसको उठा के वो इस फाइल में डाल देगा। ये तो हो गया मेरा एक्शन। अब बात करते हैं मेथड की। तो मेरे पास फॉर्म में 2 तरीके के मेथड होते हैं। एक होता है मेरा गेट मेथड, एक होता है मेरा पोस्ट मेथड। तो जो गेट मेथड होता है, तो उसमें मेरा जितना भी डेटा फॉर्म में आ रहा है, वो एक बार पहले यूआरएल में जाता है और फिर जाता है मेरे सर्वर में। ठीक है? और जो मेरा पोस्ट वाला मेथड है, इसमें क्या होता है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करके डायरेक्ट जो मेरा डेटा है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सर्वर में। इसमें होता है डायरेक्ट ट्रांसफ़र करा जाता है। तो इन दोनों को एक-एक बार देखते हैं हम लोग। तो मुझे मेथड देना है, मेथड, मेथड, ठीक है? तो गेट और पोस्ट आ रहे हैं, तो पहले हम गेट देखेंगे। गेट कौन-सा वाला है? गेट में क्या है, मुझे एक बार यूआरएल में दिखेगा कि मेरा डेटा क्या जा रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ और सिर्फ़ नाम सबमिट करूँ, देखो यहाँ ऊपर लिखा आएगा कहीं पे, अ, रेंज 50 है, ठीक है ना? यहाँ देखो सारा डेटा मेरा ऊपर यूआरएल में लिखा रहा है कि डेट क्या थी। अगर मैं पीछे जाऊँ मैं दोबारा से और इसको कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर दूँ सब कुछ, email.com, फ़ोन नंबर है 9411, रैंडमली पासवर्ड डाल देता हूँ, रैंडमली सर्च डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं जैसे ही सबमिट करूँगा, ये जितना मैंने डेटा भरा देखो सब ईमेल ऊपर आ रहा है यहाँ पे। इसे कहते हैं यूआरएल जो होता है, देखो सारा डेटा यूआरएल से आता है। तो मेरा गेट जो मेरा मेथड होता है, उसमें क्या होता है, पहले मेरा डेटा जो यूआरएल, पहले ऊपर यूआरएल में जाता है और फिर मेरा सर्वर में जाता है। और फिर मेरा पोस्ट मेथड है। पोस्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्टली जाता है। अब देखो पोस्ट में है, मैं दोबारा से डेटा भरूँगा, ठीक है? तो कहाँ गया? पोस्ट में क्या है, अगर मैं डेटा डालूँगा, वो जाके डायरेक्ट सबमिट हो जाता है, ठीक है? वो यूआरएल में नहीं आता। इनका मेन डिफरेंस यही होता है। जो मेरा गेट और पोस्ट मेथड है, उनका डिफरेंस यही है कि जो गेट वाला है उसमें थोड़े टाइम के लिए जितना डेटा मैं डालता हूँ, वो थोड़ा सा डेटा कुछ टाइम के लिए यूआरएल में देखता है और फिर जाके सर्वर में जाता है। और जो मेरा पोस्ट मेथड है, उसमें डायरेक्टली जो मेरा डेटा है वो डायरेक्टली सर्वर में जाता है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल गूगल भी है। गूगल भी जो है वो ये वाला मेथड यूज़ करता है जो यूआरएल में जाता है, जो कि है मेरा गेट मेथड। देखो अगर मैं गूगल में जाऊँगा, पहले तो मैं यहाँ बैक आता हूँ।
पहले तो मैं गूगल में जाऊँगा, ठीक है? देखो मैं कुछ भी अगर सर्च करता हूँ, जैसे कि मैं मान लो सर्च करता हूँ HTML, देखो ऊपर कहीं लिखा आएगा, ये देखो क्वेरी में q इक्वल टू HTML, ये देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है। इसकी जगह मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ। देखो तो ऊपर लिखा आएगा, देखो क्वेरी सर्च और q इक्वल टू शिवांग, ठीक है ना? क्योंकि ये कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हमारा जो गूगल है वो कौन सा मेथड यूज़ करता है, गेट मेथड यूज़ करता है फॉर्म का, इसलिए जो उसका जो यूज़र अपना डेटा डालता है उसको थोड़े टाइम के लिए वो यूआरएल में दिखता है, ठीक है? तो ऐसा मेरा होता है गेट, और ऐसा होता है मेरा पोस्ट। और एक्शन भी पढ़ लिया हमने कि कहाँ मेरा डेटा जाके सबमिट होगा, और मेथड में दो तरीके के पढ़ ही लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्म भी पढ़ लिया, लेबल भी पढ़ लिया, और हमने कुछ छोटे मोटे टाइप के जितने भी हमारे थे, हमने सारे इनपुट टाइप पढ़ लिए। अब हम कुछ एट्रीब्यूट पढ़ते हैं जो कि हम इनपुट में दे सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिस्ट है मेरी उनके पास पूरी, ये मेरी जो लिस्ट है, इनको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने इनपुट टाइप के अंदर, ठीक है? जो मेरे ये डिफरेंट डिफरेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं प्लेस होल्डर और डिसेबल। तो डिसेबल से तो नाम से पता चल रहा है कि आप उसको कुछ कर नहीं सकते। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, पहले वाले को चेंज कर देता हूँ, और क्या मैं चेंज करूँ उससे पहले वाले को, ठीक है? जिसके नाम में नेम कैसे बताया जाए इसे, प्लेस होल्डर, पहले हम वैल्यू समझते हैं। वैल्यू, वैल्यू क्या होता है, जो कोई भी इनपुट टाइप है उसके अंदर क्या वैल्यू होगी। जैसे कि मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट में देखता हूँ, अगर मैं इसमें वैल्यू दे दूंगा, वैल्यू शिवांग, ठीक है? अब क्या होगा, जो मेरा इनपुट बॉक्स बनेगा उसके अंदर पहले से शिवांग लिखा आएगा। देखो मैं सर्च करूंगा तो पहले से शिवांग लिखा आता है इसमें से। ऐसे ही सबके साथ है, ईमेल के साथ है, फ़ोन नंबर के साथ है। आप जिसमें वैल्यू दोगे उसके अंदर ये लिखा आता है कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, देखो दोबारा शिवांग आ जाएगा। एक और बार करता हूँ मैं सर्च में, या फिर फ़ोन नंबर में। फ़ोन नंबर में क्या करता हूँ मैं, कहाँ गया मेरा फ़ोन नंबर, पहले से उसे वैल्यू दे देता हूँ +91। जब भी मेरा जो फॉर्म है, मैं उसे अगर रिफ्रेश करूँगा, ओके, फ़ोन नंबर में सिर्फ नंबर आता है इसलिए दे नहीं सकता मैं उसे वैल्यू। ईमेल में मान लेते हैं, ईमेल में मान लेते हैं, मैं इसमें पहले से वैल्यू दे देता हूँ @gmail.com। देखो मैं जब भी रिफ्रेश करूँगा इसमें तो @gmail.com हमेशा लिखा आएगा। तो आप डायरेक्टली लिखना शुरू कर सकते हो अपनी नेम शिवांग, ठीक है? ऐसे ही हर किसी में आप कहीं भी दे सकते हो वैल्यू वाला। तो अब हम बात करेंगे, हमने वैल्यू की बात कर ली, अब बात करेंगे प्लेस होल्डर और डिसेबल की। तो मैं क्या करता हूँ, जो पहला वाला मेरा था, कहाँ गया, हाँ, इसे मैं 2 मिनट के लिए कंट्री कर देता हूँ, और यहाँ दे देता हूँ इंडिया, ठीक है? अब हम देखेंगे 2 चीज़ें। पहले देखेंगे प्लेस होल्डर, आई मीन पहले देखेंगे डिसेबल। तो डिसेबल से तो नाम से पता चल रहा है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। देखो कंट्री है इंडिया, तो मैं चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ रीड ओनली मोड है। और ऐसे ही मेरा सेम टू सेम रीड ओनली भी होता है, ठीक है? डिसेबल से क्या होता है, वो डिसेबल हो जाता है, और रीड ओनली से जो मेरा यूज़र है उस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ रीड ओनली कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता। अब बात करते हैं प्लेस होल्डर की, तो मैं इसे दोबारा से ठीक कर देता हूँ, वैल्यू हटा देता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे नेम। मैं दोबारा से जाऊँगा तो मेरा सेम हो गया होगा, ठीक है? तो अब मेरा होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है, जो मेरा इनपुट बॉक्स होता है उसके अंदर एक शेडो बना देता है। जैसे कि प्लेस होल्डर यहाँ पे लिखते हैं एंटर योर नेम। मैं अगर जाके देखूंगा, ओके मैंने डेट दे दिया गलती से, ये मेरा कहाँ गया, हाँ ये करना था मुझे। हाँ, ठीक है। तो देखो उसमें एक शेडो बन के आ जाएगी, जो मेरा बॉक्स होगा, इनपुट बॉक्स होगा, और जैसे ही मैं उसमें क्लिक करूंगा वो गायब हो जाएगा। जैसे कुछ लिखना शुरू करूंगा, जैसे कि शिवा, जैसे कि नॉर्मली मेरे गूगल में भी आता ही है। तो ये क्या होता है, इसे बोलते हैं हम प्लेस होल्डर, कि एक शेडो टाइप बन जाती है मेरे इनपुट बॉक्स में, और जैसे ही मैं उसमें कुछ लिखना शुरू करता हूँ वो गायब हो जाता है। जैसे कि फ़ोन नंबर वाले में लिखते हैं एंटर योर फ़ोन नंबर, कहाँ गया मेरा फ़ोन नंबर,
यहाँ पे मैं एक प्लेस होल्डर देता हूँ, एंटर योर फ़ोन नंबर। अब अगर आगे मैं दोबारा देखूँगा तो देखो उसकी एक शैडो बन जाएगी, और जैसे ही उसमें कुछ लिखूँगा वो गायब हो जाएगा। तो ये होता है मेरा प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। ये होता है मेरा प्लेस होल्डर हो गया, डिसेबल हो गया, वैल्यू हो गया। अब हम थोड़े से और की बात करते हैं। एक है रिक्वायर्ड, ठीक है? तो रिक्वायर्ड में पता है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी तभी फॉर्म सबमिट होगा। और एक है मेरा साइज़। तो साइज़ में क्या होता है कि जो मेरा इनपुट बॉक्स होते हैं, जो मेरे इनपुट बॉक्स होते हैं, वो ना पतले-पतले बॉक्सेस से बनते हैं। ऐसे, ऐसे, ठीक है? और इसमें इसको हम एक एक साइज़ बोलते हैं, ठीक है? एक बॉक्स को एक साइज़, 2 बॉक्स को 2 साइज़, 3 बॉक्स को 3 और 4 को 4, 5 को 5 और 6 को 6। तो ऐसे हम साइज़ देते हैं। जैसे किसी में अगर मैं साइज़ दूँ, जैसे मेरा पहला वाला नेम वाला है, उसमें अगर मैं साइज़ दे दूँ 50, ठीक है? तो क्या है, जो उसका इनपुट बॉक्स है उसका विड्थ बढ़ जाएगी। देखो उसकी विड्थ बढ़ गई। ऐसी अगर मैं इसे 60 दे दूँगा तो वो और बढ़ जाएगी, ठीक है ना? तो बॉक्सेस में डिवाइड होता है तो इसलिए बॉक्स बड़ा हो जाता है उसका। जितना बड़ा आपको बॉक्स चाहिए उतना आप ले सकते हो यहाँ से साइज़ से। तो हमारा साइज़ भी हो गया। रिक्वायर्ड हमने पहले ही, अच्छा रिक्वायर्ड नहीं पढ़ा, रिक्वायर्ड और रीड ओनली का देख लेते हैं। रीड ओनली क्या आपको डायरेक्टली लिखना है, जैसे कि रीड ओनली डायरेक्टली। और रिक्वायर्ड में क्या है, आप ऐसे लिख दो रिक्वायर्ड। अगर आप इसे बिना भरे जाओगे तो ये क्या रहेगा, प्लीज़ फिल द फॉर्म, ठीक है? रिक्वायर्ड में ये होता है। जैसे अगर मैं इसे बिना भरे सबमिट करने की कोशिश करूँगा, देखो मुझसे बोलेगा कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो रिक्वायर्ड से क्या होता है कि उस फील्ड को आपको भरना ही पड़ेगा। रीड ओनली हो गया, रिक्वायर्ड हो गया। अब बात करेंगे मिन लेंथ और मैक लेंथ की। तो पहले मैक लेंथ की बात करते हैं। मान लेते हैं, इसी में देख लेते हैं। मैक लेंथ क्या करता है कि आप उसके अंदर कितने कैरेक्टर डाल सकते हो। जैसे कि नेम आप सिर्फ 10 कैरेक्टर का डाल सकते हो, 10 छोड़ो, 5 कैरेक्टर का डाल सकते हो। तो 5 से ज़्यादा उसके अंदर कैरेक्टर नहीं आ सकते। मतलब कि अगर मैं इसके आगे, ठीक है ना, 5 से ज़्यादा, अगर मैं अब ब्लड बटन भी क्लिक करूँगा तो उससे ज़्यादा इनपुट नहीं लेगा, सिर्फ 5 लेगा। और मिन वाले में क्या हो, मिन वाले में कहाँ गया, ये रहा। मैक लेंथ क्या होगा कि उसकी कितनी मैक्सिमम कैरेक्टर ले सकता है वो। और मिन लेंथ में भी वही होता है कि वो कितने कितने कम से कम कैरेक्टर ले सकता है। जैसे कि आपका जो पासवर्ड है वो 2 तो होने ही चाहिए उसके अंदर, और मैक्सिमम 8 होने चाहिए कैरेक्टर, ठीक है ना? कैरेक्टर जैसे कि आपका पासवर्ड है 5431, तो उसमें कितने कैरेक्टर हैं? इसमें 5 कैरेक्टर हैं। अब हम इसकी बात करते हैं 2 और 8 की, ठीक है ना? कि मिनिमम कितने, 2 तो होने चाहिए आपके कैरेक्टर, और मैक्सिमम कैरेक्टर कितने होने चाहिए, मैक लेंथ कितनी होनी चाहिए कि 8 तो होने चाहिए आपके। तो ऐसे हम मिन और मैक को यूज़ करते हैं, और ऐसे ही मैक और मिन भी है। मैक और मिन क्या करता है, किसी चीज़ की वैल्यू सेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरा डेट है, मैं चाहता हूँ, मान लो मैं कोई ग्रेजुएशन फॉर्म बना रहा हूँ, पहले मेरा डेट कहाँ है, ये रहा डेट, ठीक है? मैं इसमें क्या करूँगा, इसकी मैक वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है? मैक वैल्यू जैसे मैं इसमें दे दूँ कि जो भी इंसान, जैसे मान लो तुम ग्रेजुएशन फॉर्म बना रहे हो कोई, ठीक है? अभी अगर मैं अपने फॉर्म में जाऊँ, कहाँ गया मेरा फॉर्म? अभी अपने अगर मैं फॉर्म में जाऊँ, डेट में सबमिट करूँ ना, तो वो क्या है, कभी तक की डेट दिखा देगा, जितना बड़ा कैलेंडर है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो सिर्फ़ 2024 तक के ग्रेजुएट हैं, सिर्फ़ उनके लिए होना चाहिए। तो इसमें मैं दे सकता हूँ 2024, जो मेरा कैलेंडर है। आ गया। ओके, काम क्यों नहीं कर रहा है ये? आई थिंक मैं फॉर्मेट गलत डाल रहा हूँ। हाँ, मैं कुछ फॉर्मेट गलत डाल रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे ही होता है ये भी, ठीक है? इसको एक बार हम देख ही लेते हैं, क्या नाम है इसका? मैक। W3 स्कूल। ओके, पहले ईयर आता है, ईयर आता है, फिर मंथ आता है, मैंने उल्टा लिख दिया था। 2024, अच्छा 25 मान लेते हैं, 12 और 12। अब अगर मैं इसे ओपन करूँ तो ये 2000 कितने तक जाना चाहिए, 25 से आगे नहीं जाना चाहिए।
ठीक है? तो इसमें ऐसा हम कुछ कर सकते हैं कि हम मैक्सिमम उसकी जो वैल्यू है वो रख सकते हैं। देखो, इससे आगे वो जाएगा नहीं, 2024 से आगे जाएगा ही नहीं, 2025 आई मीन। ठीक है? तो इसलिए हम मैक और मिन यूज़ करते हैं, और मिन भी इसलिए यूज़ होता है कि कम से कम कितना होना चाहिए। ठीक है? मान लो कि आपको किसी की डीओबी वगैरह देनी है, तो उसकी कितनी मिनिमम डीओबी होनी चाहिए, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, ये मैक और मिन वाला। ठीक है? और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, ये जितनी भी चीज़ें थी। अब हम बात करेंगे दो टाइप के बटन्स की। एक होता है मेरा रेडियो, एक होता है मेरा सबमिट। तो इनको देखने के लिए हम थोड़ा आगे आएंगे। हम यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम बना है बहुत अच्छा। इसमें हमारे रेडियो बटन दे रखे हैं, तो रेडियो रेडियो कौन से होते हैं, ऐसे गोल से होते हैं, और उनके अंदर आपको कुछ सबमिट करना होता है। और एक मेरा होता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में क्या है, उसको आप एक बार क्लिक करके दोबारा अनक्लिक कर सकते हो। ठीक है? लेकिन मेरे रेडियो बटन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है? तो उनको हम एक बार करके देखेंगे दोबारा से। तो मेरे रेडियो टाइप के बटन होते हैं, मैं पीछे आता हूँ, और कहाँ पे लूँ मैं बटन, हाँ, यहाँ पे लेते हैं। मैं लिखूँगा इनपुट, और इसी में मेरा एक इनपुट टाइप होता है, एक होता है चेक बॉक्स। ठीक है? और एक होता है चेक बॉक्स, और दूसरा होता है रेडियो बटन। कहाँ गया, ये रहा रेडियो। मैं सेव कर लेता हूँ, और अगर अपने मैं वेब पेज में जाऊँगा तो देखो मेरे पास दो तरीके के बटन आ गए, यहाँ पे और यहाँ पे। बस दो तरीके के बटन आ गए। ये मेरा चेक बॉक्स है, इसे क्या आप एक बार क्लिक करके अनक्लिक कर सकते हो। इसे बोलते हैं हम चेक बॉक्स। मैं इसका आगे लिख देता हूँ, इसे लेबल दे देते हैं, ऐसा करते हैं काम। चेक बॉक्स। ये रहा मेरा चेक बॉक्स। और ये है मेरा, कॉपी कर दिया मैंने गलती से, ऊपर लेवल वाला कॉपी करना था। और ये है मेरा रेडियो। अगर देखो, अगर मैं आऊँगा तो चेक बॉक्स देखो क्या है, मुझे क्लिक करके दोबारा अनक्लिक कर सकता हूँ, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं है। रेडियो में अगर वो एक बार सेलेक्ट हो गया तो सेलेक्ट हो गया। ठीक है? इनका हम देखते हैं कि इनको हम एक बार थोड़ा बना के देखेंगे। मैं क्या करता हूँ कि अपना जितना डेटा है फॉर्म में सब हटा देता हूँ, ताकि थोड़ा मैंने अच्छे से देख सकें। ठीक है? अब मेरे पास सिर्फ दो बटन है, एक है रेडियो, एक है चेक बॉक्स। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि मुझे स्किल्स बनानी है। तो मैं आता हूँ, लिखता हूँ लेबल स्किल्स, और नीचे करके मैं डिफरेंट तरीके के ऐसे बॉक्सेस बना दूंगा। स्किल के आगे क्यों आ रहा है एक चेक बॉक्स? बस मैं 2 मिनट में ठीक कर लेता हूँ। लेवल नहीं, आई थिंक। हाँ, अब ठीक बन गया। मैं से पहले वाले को कर देता हूँ HTML, दूसरे वाले को मैं कर देता हूँ CSS, और तीसरे वाले को मैं कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट। तो एक मेरे पास एक नॉर्मल था, एक स्किल वाला, उसके लिए रेडियो रेडियो कह रहा हूँ, चेक बॉक्स बन गया।
अब इसमें क्या आप क्लिक कर सकते हो, जैसे आपकी स्किल एचटीएमएल है, हाँ स्किल एचटीएमएल है, सीएसएस है, हाँ स्किल सीएसएस है, जेएस है, हाँ जेएस है, और फिर ऐसे आप अनक्लिक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं रेडियो बटन की। रेडियो में क्या है कि आप उसमें एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, तो उसमें उसको जेंडर का एग्जांपल लेता हूँ उसमें। जेंडर, तो यहाँ पे मैं से कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेल, फीमेल, और तीसरा है मेरा, वैसे मुझे यहाँ पे लेना लेबल चाहिए, लेकिन मैं फालतू में बहुत लंबा पड़ रहा है इसलिए डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, तो मेरे आगे ऐसे बना आ जाएगा। जेंडर के आगे मैं क्या करता हूँ, बी आर लगा देता हूँ, थोड़ा ठीक दिखेगा। ठीक है, जेंडर मेल, फीमेल या फिर अदर। तो आई थिंक आप मेन डिफरेंस समझ गए होगे कि चेकबॉक्स में क्या होता है, जब आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ सिलेक्ट करवानी होती है तो आप चेकबॉक्स यूज़ करते हो। आप रेडियो कब यूज़ करते हो, जब आपको सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट करवाना है अपने यूज़र से। जैसे कि जेंडर, ठीक है, जेंडर उसका एक ही होगा, या तो वो मेल होगा, या तो वो फीमेल होगा, या फिर वो अदर होगा। ठीक है, मान लेते हैं मेल, ठीक है, तो मेल पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, लेकिन इसमें बस एक प्रॉब्लम आती है। अगर मैं फीमेल पे क्लिक करूँगा तो फीमेल पे भी क्लिक हो जाएगा और अदर पे भी क्लिक हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक बार में एक ही सिलेक्ट हो तीनों में से। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे उनका नेम सेम देना पड़ेगा। तो मैं तीनों को नेम दे दूंगा जेंडर, जेंडर, ठीक है, और ये भी जेंडर, और ये भी जेंडर। अब अगर मैं जाऊँगा तो मैं क्या सिर्फ एक सिलेक्ट कर सकता हूँ, देखो सिर्फ एक, या तो आप मेल हो, या फिर आप फीमेल हो, या फिर आप अदर हो। ठीक है, आप सबको सिलेक्ट नहीं कर सकता, इनके लिए इनको क्या करना है, मुझे सिर्फ एक सेम नेम देना है। ठीक है, मैंने तीनों में जेंडर दे दिया जैसे, तो फिर क्या है, उन जहाँ जहाँ सेम नेम दे रखा है उनमें से वो सिर्फ एक ही सिलेक्ट करेगा, रेडियो बटन। ज़्यादातर वैसे रेडियो बटन ये मेल वाले में बनता है, और जो और हैं जो आपको सिलेक्ट और अनसेलेक्ट करने हैं उसके लिए मेरे लिए चेक बॉक्स होता है। तो ये हमने दोनों पढ़ लिए, रेडियो और चेक बॉक्स। सिलेक्ट टैग, तो जब भी हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना होता है अपने वेब पेज में, हम सिलेक्ट टैग का यूज़ करते हैं। ये फॉर्म के अंदर ही एक इनपुट टाइप होता है, सिलेक्ट टैग हमारा। तो इसमें क्या होता है, एक हाँ, इस तरीके का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाता है, और उसमें फिर आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसे देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। पहले आपको एक सिलेक्ट टैग ओपन करना है अपने फॉर्म के अंदर, और उसे ऑफ कोर्स क्लोज भी करना है। और फिर आपको ऑप्शंस के लिए आपको एक ऑप्शन टैग यूज़ करना है, जो कि एक सेल्फ क्लोजिंग टैग भी है। तो ऑप्शन आपको लेने हैं, और जितने आपको ऑप्शन इसके अंदर चाहिए। जैसे कि ये वाला बना के देखते हैं, मेल, फीमेल और अदर्स वाला। तो मैं अपने कोड में दोबारा जाता हूँ और लिखता हूँ, लेबल का यूज़ करता हूँ और लिखता हूँ जेंडर। यहाँ पे आके मैं लिखूँगा सिलेक्ट और एंटर मारूँगा, तो मेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। सिलेक्ट के अंदर जहाँ पे कंटेंट लिखते हैं वहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑप्शन लिखूँगा और दोबारा एंटर मार दूँगा। मान लेते हैं कि सबसे पहला है मेल, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट, सेकंड कर दूँगा फीमेल, और थर्ड में कर दूँगा अदर्स। अब अगर अपने मैं वेब पेज में जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक जेंडर नाम का और एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाएगा। जैसे ही मैं उस पे क्लिक करूँगा, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अदर्स कर लो, मेल कर लो, फीमेल कर लो। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कई बार यूज़ हो जाता है ये। तो इसके अंदर मैंने बता दिया 2 चीज़ें सिलेक्ट टैग के अंदर मेरे अंदर। पहला तो मेरा टैग ही है, और फिर मेरा दूसरा क्या है, ऑप्शंस। और ऑप्शन के अंदर जहाँ पे हम कंटेंट लिखते हैं वहाँ पे आप अपने जो ऑप्शंस हैं आप वो लिख सकते हैं। जैसे कि आप मान लो कि आपको सिटी वाला बनाना है, उस काम भी आता है ये। मान लो सिटी, और इसके अंदर आप लिख दो कहाँ गया मेरा पोर्ट, इसके अंदर आप लिख दो बरेली। ठीक है, बहेरी, हाँ बहेरी हो गया, और राजेंद्र नगर, ऐसी बस रेंडमली लिख देता हूँ मैं कुछ। ठीक है, देखो सेलेक्ट सिटी कौन सी है, बहेड़ी है, बरेली है। वैसे ज़्यादातर गवर्नमेंट फॉर्म वाले पे उसमें होता है वेबसाइट्स में, लेकिन कई बार यूज़ आता है वेबसाइट में भी। तो ये है, तो ये ऐसे बनता है हमारा सिलेक्ट टाइप। तो
ठीक है, यहाँ पे कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखी है, उसको पढ़ लेना एक बार। और क्या लिखा है यहाँ पे, द नेम एट्रीब्यूट इज़ नीडेड। हाँ, ठीक है, फिर नेम लिखना ज़रूरी है, मैंने पहले ही बता दिया था कि जितने भी हमारे फॉर्म के अंदर जितने भी हमारे इनपुट टाइप हैं या फिर हमारे जितने भी हम टैग यूज़ कर रहे हैं, उनको नेम देना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको पता चले कि उनका बॉक्स कौन-सा है। ठीक है? तो ये नेम देना बहुत ज़रूरी है, तो नेम सब में देना और ऐसे हमारा सिलेक्ट टैग बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं इनपुट डेटा लिस्ट की। मान लेते हैं कि मेरे पास एक इसमें क्या होता है, सजेस्टेड होता है हमारे पास, जब हमें सजेशन चाहिए कि जैसे मैं लिखना शुरू करूँ तो मुझे दिखा दे कि ये लिस्ट में है। जैसे कि बरेली है, जैसे इसमें है, इसमें मैं लिख नहीं सकता। कहाँ गया? ये रहा। ठीक है ना? मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा हो जिसमें मैं लिखना शुरू करूँ, अचानक से मेरे पास ऑप्शन आ जाए। अचानक से मेरा मतलब है कि कहाँ गई मेरी पीडीएफ? ऐसे तरीके के मेरे पास ऑप्शन आ जाए, जैसे जैसे मैं बी लिखूँ तो जो उसमें बी से स्टार्ट होता है वो दिखा दे कि इस इसमें बी है। तो उसको हम कैसे बनाएँगे? तो उसको बनाने के लिए पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये हटा दूँगा और यहाँ पे इतना रखूँगा, ठीक है? उसके लिए मुझे करना पड़ेगा सिटी, और मैं लूँगा एक इनपुट टेक्स्ट से, डिफ़ॉल्ट वाला मुझे पता ही है, सर्च वाले वो होता है टेक्स्ट वाला। देखिए हम सिटी और यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इनपुट डेटा लिस्ट बनाऊँगा जैसे मेरे पास पीडीएफ में है। ठीक है, इसमें क्या मेरे पास 2 चीज़ें हैं। पहले आप डेटा लिस्ट बनाओ और फिर आप उसके नीचे एक लिस्ट बना दो। उसके अंदर जैसे अभी तक हम सिलेक्ट टैग में लिख रहे थे, ऑप्शन लिख के आप उसके डिफरेंट ऑप्शन क्रिएट कर दो। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शन क्रिएट कर दो और डेटा लिस्ट से बनाओ। तो हम करते हैं इस काम को, लिखते हैं यहाँ पे डेटा लिस्ट और इसको टैग को क्लोज भी कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करूँगा, मैं ऑप्शंस क्रिएट करूँगा। ऑप्शन 3 ऑप्शन बना लेता हूँ मैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है कोई, दोबारा वही वाला लेते हैं, बरेली, बरेली, बहेरी, लखनऊ, आगरा, देहरादून। ठीक है, ये मैंने कॉमन ले लिए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, अगर मैं लिखना शुरू करूँगा जैसे कि बरेली, तो ठीक है, ये नहीं आ रहा है। तो ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इसको इससे तो कनेक्ट करा ही नहीं ना। हमने सिर्फ एक डेटा लिस्ट बनाई और एक इनपुट बनाया, उसे आपस में कनेक्ट तो करा ही नहीं। तो इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले डेटा लिस्ट को एक आईडी देनी पड़ेगी। मैं आईडी देता हूँ उसको सिटी नाम से, और अब मुझे जहाँ इसके सजेशन देने हैं ये सब, उसमें जाके मुझे क्या लिखना पड़ेगा, लिस्ट और इसका नाम, आईडी का क्या नाम है इसका, सिटी। अब अगर मैं अपने इनपुट बॉक्स में सर्च लिखना शुरू करूँगा बरेली, तो देखो जो जिसमें बी ए आ रहा हो मुझे वो दे देगा। ठीक है, और अगर मैं इसमें लिखना शुरू करूँगा देहरादून, डी ई, तो देखो पहली सजेशन दे दिया उसने देहरादून वाला। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। देखो अगर मैं एस एस एच लिखूँगा तो उसमें कुछ है नहीं, एस एस से शुरू, तो कुछ दिखाई नहीं रहा। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल है। हमारा इनपुट डेटा लिस्ट भी काफ़ी यूज़फुल है, कई बार यूज़ होता है। इसमें क्या है, हमारे पास एक जो हम लिस्ट बनाते हैं उसको हम सजेस्ट कराते हैं किसी और दूसरे में, लिस्ट का यूज़ करके। तो इसको भी बना के देख लेना एक बार। अब हम बात करेंगे टेक्स्ट एरिया की। तो पहले मैं आता हूँ अपने कोड में और ये सब क्लीन कर देता हूँ। फॉर्म ही क्लीन कर दिया गलती से, Ctrl+S। हाँ, अब हम बात करेंगे टेक्स्ट एरिया की। तो टेक्स्ट एरिया जो होता है हमारा, वो कमेंट सेक्शन में जो बड़ा सा होता है ना कि राइट योर कमेंट, वो क्रिएट करने के काम आता है। क्या करता है ये, बड़ा सा टेक्स्ट एरिया बना देता है, ऐसा बड़ा सा एरिया, और उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया है और इसको हम देखते हैं एक बार बना के। मैं आऊँगा यहाँ लिखूँगा टेक्स्ट एरिया। ठीक है, और ये फॉर्म के अंदर आता है क्योंकि सबमिट भी तो करना है वो चीज़। तो फॉर्म के अंदर आता है। अब मैं अगर जाके देखूँगा तो मेरे पेज में देखो एक ये बन जाएगा और यहाँ पे आप मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, दिस इज़ अ कमेंट। तो नॉर्मली वैसे कमेंट के लिए क्रिएट होता है और उसको आप क्या रिसाइज़ भी कर सकते हो। ये देखो इसको हम रिसाइज़ भी कर सकते हैं। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो दोबारा सेम टू सेम आ जाएगा। और इसमें वही है, रोज़ और कॉलम आपको अगर बढ़ानी है तो आप बढ़ा भी सकते हो, जैसे 50 कॉलम कर लो, 50 रो कर लो, उसका साइज़ अपने आप बढ़ जाएगा पहले से ही।
नॉर्मली से राइट और कमेंट वाला जो सेक्शन होता है उसमें ही होती है। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, आई मीन इसके 2 एट्रीब्यूट होते हैं। एक होता है इसका कॉलम एट्रीब्यूट, एक होता है इसका रोज़ एट्रीब्यूट। तो जैसे हमने टेबल में पढ़ा था रोज़ और कॉलम, तो सेम टू सेम वैसे ही वर्क करता है। जैसे आप 10/10 दोगे तो इतना बनेगा, आप इसे 20/20 दोगे तो और बड़ा बन जाएगा, ठीक है? और इसको रीसाइज़ भी हम कर सकते हैं, और कमेंट करने के लिए ये होता है। जैसे कि मैं अपनी अगर फेवरेट वेबसाइट में जाऊँ जिससे मैं पिक्चर डाउनलोड करता हूँ, मूवीज़ वर्स, द लास्ट ऑफ अस। हाँ, हाँ, कहाँ गया? ये देखो, ये इसमें राइट और जो कमेंट वाला है, कमेंट टेक्स्ट वाला, ये देखो, इसे मैं रिसाइज़ भी कर सकता हूँ। और इसमें जैसे कमेंट लिखा आपने, और ये चीज़ें बना है टेक्स्ट एरिया वाले से, बस इसलिए बताया था मैंने, ठीक है? ये चीज़ें बना है टेक्स्ट एरिया वाले से। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा टेक्स्ट एरिया। अब डिटेल और समरी थोड़ी देर में पढ़ेंगे क्योंकि ये अलग है, फॉर्म के अंदर नहीं आता। अभी तक मैंने जितने ही बताए, टेक्स्ट एरिया फॉर्म के अंदर आता है, इनपुट डेटा लिस्ट फॉर्म के अंदर आता है, सिलेक्ट टैग भी फॉर्म के अंदर आता है। अब हम बात करेंगे फील्ड सेट एंड लेजेंड के बारे में। तो फील्ड सेट एंड लेजेंड से हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जैसे ये दिख रहा है रेड एंड ग्रीन वाला। क्या होता है, सबसे पहले एक आप एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, और लाइन, और ये जो आपका टेक्स्ट है जहाँ पे लिखा है पर्सनल इन्फो, ये कुछ ऐसा क्रिएट होता है। तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको पहले अपने फॉर्म में जाना है, ठीक है? इसको मैं अभी के लिए यहीं छोड़ देता हूँ। आपको क्या लिखना है, फील्ड सेट। जैसे ही अगर अपने फॉर्म में जाओगे, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी फॉर्म पे, ठीक है? लाइन ड्रॉ हो जाएगी, फील्ड सेट, और फिर एक आता है लेजेंड। लेजेंड में आपको लिखना पड़ता है कि ऊपर पे जो यहाँ पर्सनल इन्फो है वो लेजेंड है, और ये जो बॉक्स क्रिएट हुआ है ये किससे, फील्ड सेट से क्रिएट हुआ है। तो इसे क्रिएट करके देखते हैं। लिखते हैं यहाँ पे फॉर्म। अगर जाके देखूँगा, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, और इसके अंदर आपको जितनी अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है हमने जैसे पहले ही भरी थी। जैसे कि मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, अच्छा ये तो पहले से लिखा है, मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, फॉर्म का अंदर का डेटा, और इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखो तो उसके वो चीज़ अंदर आएगी। अब ये ऐसा क्यों हो गया? हाँ, ठीक है ना, ये जो बनाया था उसके अंदर आए। अब ये बॉक्स बन जाता है, और कुछ होता नहीं है। इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है मेरा इसमें फील्ड सेट। फील्ड सेट करता है वो बॉर्डर बनाता है, जो बॉर्डर बना हुआ है ऐसे, वो बॉर्डर क्रिएट करता है मेरा फील्ड सेट। और जो लेजेंड है मेरा, लेजेंड, लेजेंड के अंदर जो भी आपने लिखा होगा, जैसे फॉर्म लिखा है वो यहाँ पे लिखाएगा जहाँ पे हल्की सी लाइन है, फॉर्म। कहाँ गया मार्कर, कहाँ गया? हाँ, ठीक है, तो मेरा फील्ड सेट और लेजेंड में ये होता है। अब हम बात करेंगे किसकी, डिटेल एंड समरी टैग की। ये हमारा अकॉर्डियन बनाने के काम आता है। तो पहले मैं आके अपने उसमें सब कुछ हटा देता हूँ। ये फॉर्म का पार्ट नहीं है, गलती से मैंने लिखा है शायद इसे। तो जब भी मुझे अकॉर्डियंस बनाने होते हैं, अकॉर्डियंस होता है ना कि थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा होता है और एक ऐसे लाइन जैसी बनी आती है, उसमें अगर आप क्लिक करोगे तो नीचे एक बड़ा सेक्शन खुल जाता है। तो उसको हम बना के देखते हैं। मैं भी इसे ठीक से बता नहीं पा रहा कि कैसे बनता है ये, आई मीन क्या होता है ये। तो इसको क्रिएट करने के लिए मुझे दो चीज़ें बनानी है, एक है डिटेल और एक है समरी। तो जैसे कि अगर मैं डिटेल में लिखूँगा डिटेल्स, उसके अंदर मैं लिखूँगा समरी, ठीक है? और समरी में मैं लिख देता हूँ व्हाट इज HTML, और नीचे मैं एक पैराग्राफ टैग लगा देता हूँ, और लॉरेम 50 वर्ड ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसे रैंडमली। तो अब मेरे वेब पेज में क्या हुआ होगा? अच्छा, हम वेब पेज में जाके देखते हैं। देखो मेरा अकॉर्डियंस बन गया, देखो लिखा आ रहा है। जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगा ये खुलेगा, बंद होगा, खुलेगा, बंद होगा, क्लिक कर रहा हूँ, तो ये ऐसे बनता है, ठीक है? तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं है आप पी टैग लगाओ, आप कुछ भी लगा सकते हो, इमेज लगा सकते हो, या आपको जो भी लगाना है। लेकिन दो चीज़ें ज़रूरी है इसमें। डिटेल से क्या होता है, ये डब्बा क्रिएट होता है,
ये जो बॉक्स है ये क्रिएट होता है। और फिर समरी लिख के आप यहाँ पे आपको जो भी लिखना है, समरी लिख के आप ये चीज़ क्रिएट करते हो। ठीक है, 2 चीज़ें हैं मेरे पास। एक है मेरा समरी, एक है मेरा डिटेल। तो समरी क्या होता है, समरी के अंदर जो कंटेंट होगा वो यहाँ पे लिखा आएगा, और डिटेल क्रिएट क्या करता है, इसका पूरा बॉक्स क्रिएट करता है। तो हम ठीक है, तो ये ऐसा कुछ बनता है। और ज़्यादातर वेबसाइट में एफएक्यू जो होते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर वाले सेक्शन, जैसे कि मुझे कोई वेबसाइट याद नहीं आ रही अभी। एफएक्यू, आई थिंक ये होना चाहिए, इसमें भी नहीं है। ठीक है, वो जो भी है, आई थिंक तुम समझ गए होगे कि यहाँ पे क्लिक करने से ये अप एंड डाउन होता है, उसके अंदर कंटेंट होता है कुछ। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा समरी डिटेल जो ख़त्म हो चुका है। ऐसे करते करते हमारा पूरा HTML ख़त्म हो चुका है। बस हमें एक आखिरी चीज़ पढ़नी है, जो कि है हमारा W3 HTML वैलिडेटर। तो अभी तक क्या था कि हमारे HTML में कोई भी एरर नहीं आता है। अगर हम कुछ भी कहीं पे भी लिख देते हैं तो हमें बिल्कुल कोई एरर नहीं आता। तो अगर हम चाहते हैं कि अपने HTML के एरर चेक करें, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है W3C। ठीक है? अगर हम गूगल में जाएँगे, कहाँ गया मेरा गूगल? ये रहा मेरा गूगल। मैं यहाँ लिखूँगा W3C HTML और वैलिडेटर। तो क्या करता है, वैलिडेट करता है आपके HTML को। या तो आप इसमें डायरेक्ट URL दे दो अपनी वेबसाइट का, या फिर आप फाइल अपलोड कर दो, या फिर आप डायरेक्ट इनपुट दे दो। तो डायरेक्ट इनपुट के लिए क्या है, पूरा आप कॉपी पेस्ट करो, कॉपी और पेस्ट। तो क्या, ये आपको चेक करके बता देगा कि आपको उसमें क्या-क्या गलती है HTML में। तो देखो बता रहा है आपका ये डॉक्यूमेंट चेकिंग कंप्लीट, नो एरर और वार्निंग। ऐसा करते हैं, इसमें अपनी जो हमारी HTML DSA वाली वेबसाइट है, उसका URL कॉपी करता हूँ और इसमें देता हूँ। आ गया ये। ठीक है, वैलिडेट बाय URL, और यहाँ पे ये करेगा मेरी वेबसाइट में जितने भी HTML के एरर हैं उन्हें शो करेगा। उन्हें कैसे ठीक करेंगे, तो देखो काफ़ी सारे एरर्स हैं मेरे उसमें HTML में भी। देखो ज़्यादातर तो लिखा है नो पी स्कोप इन, जो भी है, आई थिंक टैग वगैरह छूटे हैं। ये ऐसे एरर बता देता है हमारे HTML में, जो हमारे एरर होते हैं। तो उसको देख लेना चाहिए, वैसे काफ़ी काम आ जाता है कई बार। एलिमेंट डिव नॉट अलाउ एज अ चाइल्ड ऑफ एलिमेंट लेबल। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सारे आपके एरर बता देता है HTML के। तो ये भी देख लेना, काफ़ी काम की चीज़ है वैसे। अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे यूज़ शॉर्टकट ऑफ एमिट। तो पहले क्या होता था, जो एमिट था ना हमारा, वो एक एक्सटेंशन हुआ करता था। जैसे भी हम और एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं अपने इसमें, तो क्या था, वो एक्सटेंशन आता था हमारा एमिट पहले। तो लेकिन बाद में क्या हुआ, VS कोड ने क्या करा, इसे इनबिल्ड कर दिया। तो ये क्या होता है, हमारे कोड को फास्ट लिखने में मदद करता है। हमारे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के कोड को फास्ट लिखने में हमारे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के कोड को फास्ट लिखने में मदद करता है हमारा एमिट। तो इसके कुछ शॉर्टकट्स की मैंने यहाँ पे लिस्ट बना रखी है जो हमें यूज़ करने चाहिए। सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला साइन। जब भी आपको कुछ बहुत सारी चीज़ मल्टीप्लाई करनी है, मतलब जैसे कि मुझे पी टैग है, ठीक है? हमने एक शॉर्टकट जो स्टार्टिंग से पढ़ा है कि आप कोई भी टैग का नाम पूरा मत लिखो। जैसे इमेज आपको लिखना है, तो आप इमेज लिखो और एंटर मार दो, तो इमेज बन जाएगा। लेकिन इससे अच्छा एक और क्या है, मान लो मुझे 10 इमेज चाहिए, तो मैं IMG लिखूँगा और इंटू लिख के 10 लिखूँगा और एंटर मार दूँगा। तो क्या करेगा, 10 इमेज बना देगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत छोटी-सी है। मान लो मुझे पैराग्राफ टैग बनाने हैं, लेकिन मुझे 10 बनाने हैं, तो वो 10 पैराग्राफ टैग बना देगा। तो ये तो हो गया मेरा पहला वाला मल्टीप्लिकेशन वाला। अब बात करते हैं चाइल्ड वाले की। मान लो कि मुझे एक हाँ, मुझे एक पी बनाना है, मुझे उसके अंदर बनाना है उसका चाइल्ड। तो मैं क्या करूँगा, लेस ग्रेटर देन का साइन लूँगा और फिर लिखूँगा अंदर पी, और उस पी के अंदर भी मुझे कितने पी बनाने हैं। चलो ऐसा करते हैं, एक डिव बनाते हैं। डिव के अंदर, ठीक है, जैसे मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया, इसका मतलब उसके अंदर, डिव के अंदर कितने पी चाहिए मुझे, 10 पी चाहिए। अब मैं एंटर मारूँगा तो देखो ऐसा क्रिएट हो जाएगा। तो मेरा ये वाला भी हो गया, ये चाइल्ड वाला। अब बात करते हैं सिबलिंग वाले की।
मानते हैं मुझे एक पी बनाना है, उसका मुझे सिबलिंग बनाना है एक और पी, ठीक है? और उस पी के अंदर क्या होना चाहिए? पी के अंदर होने चाहिए मेरे 10 उस पी के अंदर होने चाहिए मेरे कितने? ओके, थोड़ा अलग करते हैं। 2 डिव बनाओ, ठीक है? 2 डिव बनाओ और जैसे ही प्लस का साइन लगा एक और डिव लिखूँगा, ये आपस में सिबलिंग हो जाएँगे। अब ये जो दूसरा वाला डिव है उसके अंदर आप बनाओ कितने पैराग्राफ मेरे? 10 पैराग्राफ। और मैं एंटर मारूँगा तो देखो ऐसा बन जाएगा। डिव और डिव उसने सिबलिंग बना दी है और जो दूसरा वाला डिव है उसके अंदर उसने 10 पैराग्राफ टैग बना दिए। तो ऐसे मेरी ये वाली शॉर्टकट यूज़ होती है, सिबलिंग वाली। अब बात करते हैं क्लास और आईडी वाली शॉर्टकट की। तो जब भी मुझे किसी भी डिफ का एग्जांपल लेते हैं, इसमें मुझे क्लास देनी है। अगर मुझे क्लास देनी है तो मैं डॉट लगा के लिखूँगा, डॉट क्लास, और एंटर मार दूँगा। तो वहाँ पे क्लास आ जाएगी अपने आप। और ऐसे ही सेम टू सेम मेरा आईडी के साथ है। आईडी के लिए मुझे हैश यूज़ करना होता है, हैश और आईडी। एंटर मारूँगा तो उसको आईडी मिल जाएगी ऐसी। तो ऐसे करके मेरा ये क्लास और आईडी वाला भी हो गया। अब बात करते हैं किसकी, मैं यहाँ से ही हटा देता हूँ पहले। 2 डिफ बना लेता हूँ बस। अब हम इस वाले की बात करेंगे, होल्ड ऑल्ट फॉर मल्टीपल कर्सर। तो अपने कीबोर्ड में अगर आप ऑल्ट दबा के रखोगे तो मल्टीपल कर्सर बन जाते हैं। जैसे कि अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके रखूँगा यहाँ पे, यहाँ पे, अब मैं क्या है दोनों जगह एक साथ लिख सकता हूँ। मैंने अब अपना जो ऑल्ट है मैंने छोड़ दिया। अब मैं एक साथ लिख सकता हूँ यहाँ पे देखो, क्लास इक्वल टू नो यूनिक, ठीक है? और जितनी जगह मैं उसके कर्सर लिखूँगा, देखो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, अब मैं कर्सर होल्ड करूँगा। मैंने होल्ड कर लिया कर्सर और जहाँ-जहाँ मैं क्लिक करूँगा वहाँ-वहाँ कर्सर बन जाएँगे। अब मैंने कर्सर छोड़ दिया। अब मैं जैसे लिखना शुरू करूँगा, वो हर जगह लिखना शुरू करेगा। जैसे कि शिवांग, उसने हर जगह लिखना शुरू करा। रमोला, ठीक है? उसने देखो हर जगह लिखना शुरू करा। अब मैं एक जगह क्लिक करूँगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे मेरा ये वाला शॉर्टकट यूज़ होता है। और लिखा है यूज़ कंट्रोल प्लस एफ टू फाइंड, तो ये तो बहुत कॉमन सा है। मैं अपने कोड में जाऊँगा, कंट्रोल प्लस एफ दबाऊँगा और मुझे कुछ भी सर्च करना है। कहाँ पे लिखा है मेरा मेटा, ठीक है? तो मुझे देखो सर्च करके दिखा देगा। तो ऐसे हम कंट्रोल प्लस एफ भी यूज़ कर सकते हैं अपने में। तो ये हो गया मेरा कंट्रोल प्लस एफ वाला। और फिर क्या लिखा है, यूज़ कंट्रोल प्लस एरो की टू मूव अराउंड वर्ड्स, ठीक है? ये बहुत बढ़िया। मान लो आपके पास कोई लिखा है, ठीक है? कुछ कोई लेटर लिखा है, जैसे कि शिवांग लिखा है, ठीक है? अब जैसे आप कंट्रोल दबाओगे और एरो की का यूज़ करोगे तो आप क्या वर्ल्ड से लेफ्ट टू राइट जाओगे, पूरे वर्ल्ड के थ्रू ट्रांसफर करोगे। जैसे यहाँ से यहाँ, अभी मैं लेफ्ट में हूँ, अब मैं राइट में आ गया, अब मैं लेफ्ट में आ गया, ठीक है? ये वाला शॉर्टकट ऐसे यूज़ होता है। कहाँ गया? ये वाला शॉर्टकट ऐसे यूज़ होता है। और आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपने कंट्रोल दबा के रखा है और जैसे ही आप बैक स्पेस दबाओगे तो पूरा वर्ल्ड एक बार में रिमूव हो जाएगा। जैसे कि शिवांग रमोला, अब मैं कंट्रोल दबा के रखूँगा और एरो की का यूज़ करूँगा। देखो अभी मैं राइट में हूँ रमोला के, अब मैं रमोला के राइट लेफ्ट में आ जाऊँगा, ठीक है? फिर मैं दोबारा इसमें आ जाऊँगा, यहाँ पे एरो की का यूज़ करके आप पूरे वर्ल्ड के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो। और जैसे ही आप बैक स्पेस दबाओगे तो पूरा वर्ल्ड एक बार में डिलीट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यूज़ टैब फॉर 4 स्पेसेस। ये तो बहुत आसान है। मान लो आप किसी नई लाइन में आपको, आप जैसे टैब दबाओगे तो आपको 4 स्पेस मिलेंगे, 4 स्पेस का इंडेंटेशन, ठीक है? जैसे कि मैंने डिव बनाया, उसके अंदर मुझे 4 उसके स्पेस चाहिए, तो जैसे मैं टैब टैब दबाऊँगा तो 4 उसका स्पेस मिल जाएगा मुझे। देखो पहले यहाँ पे था, वो यहाँ पे आ गया, 4 उसका स्पेस मिल गया उसे। ये वाला भी हो गया इंटेंट वाला। यूज़ कंट्रोल प्लस जेड टू वर्ल्ड रैप, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। हम ये आखिरी वाले के बारे में बात करते हैं। यूज़ कंट्रोल प्लस एंटर टू जंप नेक्स्ट लाइन। मान लो कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है? मैं ये भी आखिरी वाला दिखा रहा हूँ। मैंने डिव लिखा और उसके बीच में हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पे लिखूँ, आई एम हेयर लिखा हूँ मैं, आई एम हेयर, आई एम हेयर। अब मैं कंट्रोल और एंटर दबाऊंगा तो मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाऊँगा। ये देखो बहुत काम आता है। जैसे कि आप मान लो इमेज टैग बना रहे हो, ठीक है? आपने इमेज लिखा, आपने एसआरसी में कुछ दिया अचानक से, फिर आपको नेक्स्ट लाइन में आना है। आप क्या करो, कंट्रोल और एंटर दबाओ, आप नेक्स्ट लाइन में आ जाओगे, ठीक है? तो ये मेरा लास्ट वाला ये है शॉर्टकट। तो इन शॉर्टकट को मैं तो कह रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ करो, मतलब आप बहुत ज़्यादा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आप बहुत ज़्यादा फास्ट लिख सकते हो अगर आप इन सबको यूज़ करना शुरू करोगे। तो बहुत सही शॉर्टकट्स हैं ये। इसमें मैंने शायद एक छोड़ दिया था, हाँ, यूज़ वर्ल्ड रैप। तो क्या होता है ना, जब भी हमारा वर्ल्ड बाहर निकल जाता है, जैसे मैं दिखाता हूँ,
मैं पी टैग लेता हूँ, लॉरेम 500 लिखता हूँ। ठीक है, देखो अभी क्या है ना, अभी अभी देखो वर्ल्ड रैप ऑन नहीं है मेरा, तो वर्ल्ड रैप ऑन नहीं तो क्या है, जितना भी आप एक लाइन में है पूरा एक लाइन में दिखाएगा आपको। ये देखो मैं आगे आगे करूँगा कहाँ जाके लाइन खत्म हुआ है। ठीक है ना, पी टैग। तो इसको आपको अगर सॉल्व करना है या फिर आप चाहते हो कि आपको मल्टीपल लाइन में दिखाइए, तो आपको कंट्रोल प्लस जेड दबाना है, तो वर्ल्ड रैप हो जाएगा। तो फिर क्या है, देखो यहाँ 16 लाइन शुरू हुई है और फिर यहाँ 17 लाइन शुरू हुई है। वैसे वो सीधी लाइन है मुझसे पूरी, लेकिन आपने वर्ल्ड रैप दबा दिया तो आपको एक ही लाइन में दिखाएगा सब कुछ, आई मीन मल्टीपल लाइन्स में। तो ये भी इसका शॉर्टकट है। और यहाँ पे मैंने सारे शॉर्टकट लिखे हुए, देखो पी डॉट क्लास का एंटर मारोगे तो क्लास बन जाएगी, आईडी बन जाएगी, इसके अंदर चाइल्ड बन जाएगा, ये सिबलिंग बन जाएगी, और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। और जो ये छोटे मोटे शॉर्टकट्स थे मैंने तुम्हें आपको बता ही दिए, तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना। और हो गया फिर हमारा HTML। आखिरी में मैंने इतना अच्छा लिख रखा है, ग्रेट यू जस्ट कंप्लीटेड HTML द एंड, साथ में स्माइली भी बना रखी है। ठीक है, फिर हमारा ऐसे करके हमारा HTML ख़त्म हो गया है। तो फिर अब कुछ है नहीं HTML में, वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।